हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का हमारा पहला वीडियो। सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो एंड बता सकते हो कि ये मेरा पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका मुझे फंडामेंटल जानना है, बिजनेस जानना है, टेक्निकल जानना है, या फिर अगर आपका और भी कोई यूनिक डाउट है तो वो आप बता सकते हो। मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखो कमेंट आया हुआ है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन लिंकन फार्मा। तो लिंकन फार्मा के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाने बोला हुआ है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लिंकन फार्मास्यूटिकल्स पे। एंड इसका सबसे पहले आप मार्केट कैप देख लो, 1041 मतलब 1041 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी तो है, बट इसमें रिस्क माइक्रो कैप जैसा ही है, आप यही मान करके चलो। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली आपको रिस्क ज़्यादा मिल रहा है तो रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो ये चीज़ आपको देखना है। दूसरी बात, मैं कोई रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी भी तरह से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ये वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के बारे में। अगर आपको इसका बिजनेस जानना है तो आप जस्ट कमेंट कर देना कि मुझे इसका बिजनेस मॉडल जानना है, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए इसका बिजनेस जो है सिंपल यही है कि कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यही काम करती है। ठीक है, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, और यहाँ पे मैं आगे चलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे अगर आप देखोगे 188, ठीक है, 188, 195, 210, 266, 400, 360, 361, 366। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक बहुत फंसा हुआ रहा। 424, 472, 510, 522। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि यार बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ मुझे कुछ खास लगा नहीं, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो ओके ओके सा लगा। ठीक है, मैं आपको परसेंटेज में आगे और डिटेल में बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे मार्जिन देखोगे तो मार्जिन पहले कम था, 7-10% था, फिर 12-13 हुआ, फिर 15 हुआ, 18 हुआ, 21 हुआ, और अभी लगभग 18 के आसपास है, तो मार्जिन भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 5, 10, 10, 10, 15, 24, 28, 35, फिर 39, फिर 51, 62, 69, 73, 77। तो नेट प्रॉफिट जो है इसमें काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंसी आपको देखने मिलेगा। सेल्स में भी काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंसी है, और नेट प्रॉफिट में भी उससे अच्छा कंसिस्टेंसी है। और अगर आप देखोगे ग्रोथ वाइज तो मुझे नेट प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा लगा। आपको ये परसेंटेज देख करके भी पता चल जाएगा। ईपीएस ग्रोथ अगर देखोगे तो 3 रुपये का ईपीएस था, जो कि अभी लगभग 40 रुपये के आसपास 38 रुपये का हो चुका है। अगर आप यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का परसेंटेज वाइज देखोगे, 10 साल का 10% मुझे बहुत कम लगता है। 5 साल का 7% तो यार बिल्कुल ही बेकार है। 3 साल और टीटीएम का भी 10% ही है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ मैंने जैसे कहा 10% बहुत कम बिल्कुल बेकार लगा मुझे। अब देखो यार, सीधी बात है, अगर आप माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज 1000 करोड़ की कंपनी होकर के 10% का सेल्स ग्रोथ कर रहे हो, इसका मतलब यार कुछ मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इन द सेंस क्या, दिक्कत इन द सेंस यहाँ पे और भी ज़्यादा ग्रोथ किया जा सकता है, और मुझे लगता है कि 20% तक तो बहुत इजीली किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ऑनेस्ट ओपिनियन एंड नो रिकमेंडेशन। लेकिन यहाँ पे फिर भी 10% मुझे बहुत कम लग रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे 10 साल का 24% है, ये अच्छा है। 5 साल का 16 है, 3 साल का 12 है, टीटीएम का 15 है। प्रॉफिट ग्रोथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ फिर भी मैं कहूँगा प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, सॉरी, फिर भी अच्छा है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, मतलब बॉटम लाइन जो है वो ज़्यादा है, टॉप लाइन कम है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर अगर आप देखोगे यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे में हम बात तो नहीं करते हैं। आरओई की बात करें तो 17% का आरओई इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, 17% का, और रिसेंटली जो है वो 16% ये हो चुका है। मतलब आप मान करके चल सकते हो 16-17% का इनका आरओई है, और 16-17% का आरओई भी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। मतलब यहाँ पे देखो ऐसा है कि ये कंपनी जो है ऐसे ग्रो कर रही है जिस तरह से एक लार्ज कैप ग्रो करता है। जिस तरह से एक लार्ज कैप में सेल्स ग्रोथ कम होता है, आरओई कम होता है, प्रॉफिट ग्रोथ कम होता है, आरओई वैसे कम नहीं होता है, आरओई ज़्यादा ही होता है, बहुत कंपनीज में अच्छा आरओई होता है। तो अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ खासकर ये वैसे बढ़ रहा है, या फिर ईपीएस ग्रोथ फिर भी ठीक है, लेकिन खासकर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ये वैसे इंक्रीज हो रहा है जिस तरह से कोई लार्ज कैप कंपनी में इंक्रीज होता है जब उनका मार्केट शेयर फुल हो जाता है, जब आगे मार्केट शेयर गेन करने का और चांस नहीं होता है, बहुत कम चांस होता है, या फिर बहुत मुश्किल होता है, तब कंपनीज ऐसे धीरे धीरे बढ़ती है। तो ऑब्वियसली माइक्रो कैप है तो इसके पास बहुत भर के मार्केट शेयर है,
कहीं से भी एक्वायर कर सकता है। ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं इसमें, लेकिन फिर भी हो सकता है ये, ऐसा नहीं है कि मार्केट से एक्वायर करना बहुत मुश्किल है। और बाकी मुझे ओवरऑल ये जो है काफ़ी आप कह सकते हो कम ग्रोथ वाली कंपनी फिलहाल के लिए लग रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में देख सकते हो 400 करोड़ के आसपास, 482 मतलब लगभग 500 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है। बोरिंग से 2 करोड़ की है बैलेंस शीट। मुझे तो बोरिंग्स रिजर्व्स दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे। बोरिंग्स जो भी है वो आप जीरो बोरिंग मान लो, नो बोरिंग्स, क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग बस 2 करोड़ की है और ये भी बहुत कम है। CWIP कंपनी का कुछ ना कुछ चलते रहता है, अच्छी बात है। देखो बैलेंस शीट बहुत अच्छा, आगे देखना। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। 48 या 49% जो है यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है। एक बात अच्छी है कि ये लगातार जो है बाइंग किए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाइंग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी 48% प्रोमोटर होल्डिंग इज वेरी लो, मुझे बहुत कम लगा। FIIs का होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने भी थोड़ा बाइंग किया है और इन्होंने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है, तो ये भी अच्छी बात है। और इतने छोटे कंपनी में FIIs नहीं आते हैं जनरली, तो ये अच्छी बात है। पब्लिक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 49% मतलब 50% पब्लिक है। और उसमें भी अगर आप इन सबको माइनस कर दो, 2 2 4 5 6 7 8 9, मतलब मैं बहुत अप्रॉक्स 9 मान रहा हूँ। अगर मैं 9% हटा दूं तो यहाँ पे मान के चलते हैं 40% रिटेल इन्वेस्टर्स। बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर सबसे कम होने चाहिए, प्रोमोटर्स सबसे ज़्यादा होने चाहिए प्रोमोटर्स। और माइक्रो कैप स्मॉल कैप में तो 65-70% होना चाहिए और यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ पे मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लगा नहीं। रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम होना चाहिए, यहाँ पे 40% बहुत ज़्यादा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लगा नहीं, लगा अच्छा बैलेंस शीट, लेकिन इससे क्या फ़ायदा जब यहाँ पे प्राइमरी चीज़ जो कि ग्रोथ है वही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ बैलेंस शीट इज़ अ सपोर्ट, ये स्टॉक प्राइस को गिरने नहीं देता है, उसी जगह पे रोक लेता है, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ाने में हेल्प करता है। आगे बढ़ेगा तो वो ग्रोथ से बढ़ेगा, और ग्रोथ इसमें मुझे कम लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ इसका स्टॉक प्राइस है, एंड अभी ये करंटली ऑल टाइम हाई पे है करंटली, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे है। और पिछले अगर आप देखोगे पीछे ये काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर तो गया, फिर ये नीचे आ गया, उसके बाद फिर ये ऊपर जा रहा है। और अब आगे अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी तो ऑल टाइम हाई पे है। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स भी बना दिए हैं, लेवल्स अगर आपको ज़रूरत हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। एक कॉमन चीज़ इसमें ये है कि हमेशा ये अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है, ठीक है, अपने जो जो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है उसको ये हमेशा सपोर्ट बनाता है। आप देख लो, यही इससे इसका चलते आ रहा है। इसको ब्रेक करेगा ऐसे करके, फिर वापस से यहीं पर रेजिस्टेंस लेने आएगा सॉरी, रेजिस्टेंस ये जो होगा वापस से यहीं पे सपोर्ट लेने आएगा। तो इस तरह से इसका काम चलता है अभी तक जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट आता है। मैंने आपको ये बताया था कि जो स्टॉक प्राइस है वो हमेशा जो है इन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। तो फंडामेंटल्स मैंने कुछ अच्छे तो आपको दिखाई नहीं कि फंडामेंटल्स उतने अच्छे तो है नहीं, तो फिर ये स्टॉक प्राइस भाग क्यों रहा है? अगर आप यहाँ पे थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखो 360 यहाँ पे जो है लगभग इतने में, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये जो है सेल्स वो एक ही जगह पे रुका हुआ था, फंसा हुआ था 17 18 19 20 4 साल। और 4 साल में यहाँ पे क्या हुआ देखो, 4 साल 17 18 19 20, तो यहाँ पे ये देखो ये है 17 18 19 20, स्टॉक का प्राइस क्या हुआ, फंसा हुआ रहा, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे जो है 21 में थोड़ा ग्रोथ आया, 22 में थोड़ा और ग्रोथ आया, और उसके बाद 23 में थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ, तो 22 में आप कह सकते हो अच्छा ग्रोथ आया। तो यहाँ पे देखो 21 में फिर अच्छा ग्रोथ आया था, मैंने जैसे दिखाया 21-22 में, तो यहाँ पे देखो स्टॉक चला 21-22 तक चला। और इसका दो रीजन है, एक ग्रोथ, देखो ग्रोथ ज़्यादा अच्छा भी नहीं आया था, ठीक ठाक सा आया हुआ था, लेकिन ये चला अच्छे से, क्यों? क्योंकि दो चीज़ें थी, पहला तो ग्रोथ आया हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको पता होगा कोरोना में बहुत स्टॉक्स भागे थे, तो उसमें ये भी एक था। यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ 22 में ये फिर से थोड़ा गिरा, 22 के बाद थोड़ा गिरा, एंड 23 में ये फिर से ऊपर जाने लगा है। तो अब यहाँ पे वही चीज़ आप वापस से मैच करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि अभी जो है थोड़ा यहाँ पे अगर आप नंबर वाइज भी देखोगे, प्रॉफिट वाइज, तो थोड़ा सा आप कह सकते हो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव हुई हैं थोड़ी सी, जो यहाँ पे पहले फंसा हुआ था। अगर आप इस जोन के, मैं फिर से आ जाऊँ इसी जोन में 17 से 20 तक में कुछ फंसा हुआ था सेल्स, तो उसी वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस भी फंसा हुआ था। अभी जो है थोड़ा सेल्स बढ़ने लगा है, प्रॉफिट तो बढ़ ही रहे हैं, तो इसी वजह से स्टॉक प्राइस भी चल रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि कब तक चलेगा। देखो यार, मैं अगर सही बताऊं तो अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो स्टॉक प्राइस नहीं भागेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस भागा हुआ है अराउंड, अगर मैं यहाँ से लूँ तो अराउंड 90% भाग गया है, मतलब डबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर ग्रोथ नहीं है तो स्टॉक प्राइस नहीं भागेगा, फिर से टूटेगा, फिर से रुकेगा, फिर से
ये ऊपर नीचे कंसोलिडेट करेगा। जब एक बार जैसे अभी जैसे ग्रोथ है, अगर एक क्वार्टर इसका खराब आता है, 2 क्वार्टर इसका खराब आता है, मतलब 2-3 क्वार्टर अगर इसके खराब आते हैं, तो फिर इसका परफॉर्मेंस जो है मुझे लगता है फिर से डाउन जाने वाला है जब इसका ग्रोथ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका अभी जो है नेट प्रॉफिट फिर भी अच्छा चल रहा है, सेल्स तो मुझे इसका अच्छा लगा नहीं कुछ खास, नेट प्रॉफिट इसका फिर भी अच्छा चल रहा है, इसलिए स्टॉक चल रहा है। ईपीएस ग्रोथ है, स्टॉक चल रहा है। जिस दिन ये नेट प्रॉफिट ईपीएस ग्रोथ रुकेगा उस दिन स्टॉक मेरे हिसाब से करेक्ट करेगा और नीचे आएगा और फिर से वहीं पे फंसेगा, थोड़ा नीचे आकर के एक ही जगह पे ऊपर नीचे फंसेगा अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट जाता है तो। और नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, जो ईपीएस ग्रोथ है वो रहेगा नहीं रहेगा। अब देखो, अगर आरओई घटता है तो ईपीएस ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी और आरओई यहाँ पे थोड़ा सा घटा है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ को लेकर के भी चिंता है। अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।